हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे? स्टडी कोलॉम्ब्स लॉ। आज का टॉपिक है कोलॉम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कोलॉम्ब्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है? आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। Coulomb's law tells about the charge interaction and repulsions. What? Coulomb's law tells about charge interaction and repulsions. इंटरेक्शन एंड रिपल्शंस क्या? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड रिपल्शंस। गॉट इट माई पॉइंट? तो कोलॉम्ब्स लॉ हमें फोर्सेस देता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस देता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करती है? चार्जेस पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे कि हमारा दो चार्ज हैं, Q1 चार्ज एंड अनदर इज Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये रहा दो चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया R। तो फोर्स क्या है? डिपेंड ऑन टू डिफरेंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो अब हम इसे कंबाइन करेंगे। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फोर्स क्या हो गया हमारा? Q1 Q2 अपॉन में R²। अब आप यहाँ देख सकते हैं प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसे नॉर्मली हम K से दिखाते हैं। इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। K क्या होता है? K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन या फिर K क्या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹। अब हम इसका यूनिट निकालते हैं K का। K क्या होगा हमारा? F² अपॉन में Q1 एंड Q2। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। Q1 एंड Q2 है चार्जेस, जिसके कोलॉम्ब्स होता है, तो कोलॉम्ब का इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो K की इसका यूनिट क्या हो गया हमारे? न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम्ब्स का स्क्वायर। अब K का जो वैल्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? इसे कैसे डिनोट किया जाता है? एक्चुअल में ये एक रेशो है टू फोर्सेस का। अब ये फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक फोर्स तो आपका वैक्यूम के अंदर होगा, और जो सेकंड फोर्स होगा वो किसी मीडियम या गिवन मीडियम के अंदर होगा। और ये चीज ध्यान रखना है, जो हम फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, चाहे वो वैक्यूम का निकाले या मीडियम का निकाले, जो हम चार्जेस लेंगे
वो सेम चार्जेस वैक्यूम के अंदर भी होना चाहिए, मीडियम के अंदर भी होना चाहिए, और सेम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों का। गॉट इट माई पॉइंट? तो मैं इसको आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि आपने पहले वैक्यूम का ले लिया, जिसका फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² हो गया। यानी हमने कूलम्ब्स लॉ लिया यहाँ पे, वैक्यूम फोर्स है, ठीक है, और दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, इनका हमने फोर्स निकाला, तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब सेम चार्जेस लेना है और उसे किसी अनदर मीडियम के अंदर लेना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा F मीडियम 1/4 F, ये एप्सिलॉन है, ये F है, Q1 Q2 R²। गॉट इट माई पॉइंट? इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है और ये F है, जिसका मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशो लेना है। इन दोनों का रेशो हमें एक्चुअल में क्या देगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो F वैक्यूम अपॉन में F मीडियम, तो ऊपर क्या है हमारा 1/4 एप्सिलॉन Q1 over Q2 R², 1/4 एप्सिलॉन Q1 over Q2 R²। सॉरी एप्सिलॉन नहीं हो गई, इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा F एप्सिलॉन। तो ये क्या है हमारा K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। गॉट इट माई पॉइंट? ओके गाइस, अब जो हमारा K की वैल्यू होती है, चल में K है क्या चीज ये थ्योरेटिकली डिफाइन करती है। जैसे कि आपने फोर्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा अकॉर्डिंग टू दी कूलम्ब्स लॉ, जो कि डिपेंड करता है आपका K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या देता है कि हमारा जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा डिफरेंट मीडियम के अंदर। गॉट इट माई पॉइंट? इट्स आल्सो द फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम, यानी अगर मीडियम चेंज हुआ तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। अगर K की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए होती है। इसी तरीके से एयर की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1.0054। इसी तरीके से हमारा वाटर जो होता है वो 80 होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे कि हमारा K की वैल्यू ज्यादा हुआ तो हमारा फोर्स भी ज्यादा होगा। तो हम पीछे क्या कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ कर रहे थे। अब जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है उसे हम इन वेक्टर फॉर्म, हमने यहाँ पे किया ये वाला, ठीक है। अब मैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको बताती हूँ। यहाँ वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी देता है। गॉट इट माई पॉइंट? तो हमारा दो चार्ज है, एक तो चार्ज मान लो हमारा Q1 है, पहले मैं लिख देती हूँ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। दो चार्जेस है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, और दोनों हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमने R ले लिया। ये 1 चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। तो फोर्स जो पहले वाले चार्ज पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फोर्स 1 का ड्यू टू चार्ज ऑफ सेकंड, ठीक है, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी एक चार्ज लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस, बिकॉज बोथ आर रिपेल टू इच अदर। The force is second due to the 1 charge F12। अब मैं F12 की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, Q1 Q2 R² K की फॉर्म में।
ठीक है। अब ये 1 है, वेक्टर फॉर्म में है, तो इसे कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ R12। आपको बता दूं यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऑफ R12 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R। ठीक है, इसी तरीके से हमारा F21 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन में R² R21। ये चीज ध्यान रखना, 21। ठीक है, और R21 क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या है R21 का, R21 का वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिवाइड करके। ठीक है, अब ये जो वेक्टर फॉर्म है इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहला कि अगर मैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे पहले वाला ये है जिसमें ये वाला हमारा फॉर्मूला निकलता है और दूसरे में ये, अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं, इन दोनों के यूनिट वेक्टर को, यानी आपका R21 इक्वल हो जाए R12 के, तो हमारा जो फोर्स होगा F12 का F21 के इक्वल होगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक तरीके से जो कोलंबियन फोर्स होता है न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं पता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के समझा दूंगी व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गॉट इट माय पॉइंट। अब एक चीज और ध्यान रखना आप, ये तो पहला हो गया कि दोनों क्या होते हैं, सेम फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या होंगे, सेम होंगे। अब सेकंड क्या है हमारा कि जो ये फोर्स होते हैं ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, दे आर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यानी हमारा जो लाइन ज्वाइनिंग होगा सेंटर ऑफ टू चार्जेस होगा, एक हो गया आपका Q1, एक हो गया Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो ये सेंट्रल फोर्स होगा। ये चीज ध्यान रखना, जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो हमेशा एक लाइन के अंदर होती है, ऐसा नहीं कि एक फोर्स यहाँ लग गया एक यहाँ लग गया, ऐसा नहीं होता, हमेशा एक लाइनिंग होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर डायमेंशन का ही होता है, यानी जो हमारे यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा वो कहाँ तक होगा, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स कितने होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर तक। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर तक होगा, जहाँ पे इसमें फोर्सेस अप्लाई होती हैं। थैंक यू।